गैस का नाम लिया, मुझे अडानी गैस भी याद आ रहा है। कल का जैकपॉट आइडिया था। आशीष मुझे स्टूडियो में दिखते हैं तो फिर मुझे जैकपॉट नजर आने लगता है। आशीष, आज भी जैकपॉट बताएंगे आप? हाँ, आज भी जैकपॉट बताएं। खबरें कौन सी जिन पर नजर होनी चाहिए वो तो है ही, लेकिन अगर आपने कल का दिन मिस किया तो देखिए आपने क्या मिस किया। एक बार दिखाइए डॉक्टर साहब। अडानी गैस, ये वो स्टॉक है जो क्या जोर से भागा कल, क्या शानदार प्रदर्शन दिखाया इस शेयर ने। देखिए खुलने के बाद एक बढ़िया रैली और उसके बाद ये साइडवेज कंसोलिडेट होता हुआ नजर आया। और मुझे याद है राजेश सतपुते जी ने एक इंपॉर्टेंट लेवल बताया था जिसके ऊपर ये निकलते ही भागना शुरू हो गया। तो देखिए क्या बात हुई थी, उसके बाद फिर आशीष के पास चलते हैं। अडानी गैस भी जिस प्राइस पे इस समय ट्रेड कर रहा है वो काफ़ी अंडरवैल्यूड है। और अब ये अडानी गैस मैं कह रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली ये टोटल की कंपनी आप कह सकते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी स्टेक अब उन्होंने इसमें लिया है। ऑल सेट है इस देश की वन ऑफ द बिगेस्ट और मोस्ट डेंस सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स वाली कंपनी बनने के लिए। जैकपॉट स्टॉक है तो देखिए रिसर्च तो आशीष ने बहुत करी है। आज नीरज की टीम में भी था ये स्टॉक। अब आपके सामने 62 लाख शेयर के साथ बहुत जबरदस्त तरीके से ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो आशीष हमारे जैकपॉट गुरु जुड़ चुके हैं। आशीष से जान लेते हैं सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। जो राइट्स मेगा राइट्स इशू को जो रिस्पांस मिला वो बहुत ही गजब का देखने को मिला। मुझे दिख रहा है राजेश सतपुते जी मुस्कुरा रहे हैं शायद अडानी गैस के बारे में देखकर। राजेश जी आपके पास आऊंगा, पहले जरा आज वाले स्टॉक्स निपटा लेते हैं। RIL बताइए आशीष, किस तरह का रिस्पांस रहा? 12 जून को अब शेयर लिस्ट होंगे राइट्स वाले। बिल्कुल ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला है रिलायंस के राइट्स इशू को। ये जो मेगा राइट्स इशू जिसकी आप बात कर रहे हैं, कुल मिलाकर 1.59 टाइम सब्सक्राइब हुआ, यानी कि 53,125 करोड़ रुपीस जुटाने थे। कुल मिलाकर जो कमिटमेंट्स आए हैं 84,000 करोड़ रुपीस से ज्यादा के मोबिलाइज हुए हैं। इस देश की सबसे बड़ी इक्विटी ऑफरिंग पिछले 10 सालों में दुनिया में नॉन फाइनेंशियल्स की तरफ से सबसे बड़ी ऑफरिंग थी ये, और इस तरह का ओवरवेलमिंग रिस्पांस आया है। पब्लिक पोर्शन भी 1.22 टाइम सब्सक्राइब हुआ था। और आपने बिल्कुल सही कहा, तैयारी हो रही है BSE NSE पे लिस्टिंग की इन पार्टली पेड अप शेयर्स के लिए जून 12 तारीख की। जी हाँ, तो इस पर नजरें रहेंगी। 12 जून को पूरा एक्शन। फिर राइट्स में जो आपको शेयर मिले हैं वो आप देखेंगे लिस्ट होते हुए, और उसके आगे फिर ट्रेड को बढ़ा सकते हैं। और अनडाउटेडली हमने देखा है कि इस पूरी तेजी में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक लीडरशिप पोजीशन रखी है, और यहां से आगे की जो कमान है RIL ने ही संभाली है। राजेश अग्रवाल, इस पर एक टिप्पणी दीजिए, क्योंकि जो बड़ा इवेंट होना था वो हो गया, और इस बीच हम देख रहे हैं कि स्टॉक में एक अच्छा खासा मोमेंटम भी आ गया है 1540 के लेवल्स। अभी भी तेजी की पोजीशंस आप अपने रेडार पर रखेंगे? फंडामेंटली क्या व्यू है आपका? देखिए, हमने कई बार इसको रिकमेंड किया है और हम अभी भी ये मानते हैं कि अगर लंबी अवधि के नज़रिए से देखा जाए तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग काउंटर है। जिस तरीके की कंपनी है, अगर आप देखो तो लास्ट 1 महीने में इन्होंने जियो के थोड़े थोड़े करके जो स्टेक बेचे हैं उनको अगर अपने वैल्यूएशन दे तो करीब 5 लाख सवा 5 लाख करोड़ के आसपास की जियो की वैल्यूएशन आती है, और पूरी कंपनी की वैल्यूएशन है 10 लाख करोड़ रुपया। तो इसका कहने का मतलब है कि आधे तो जियो में जा रहे हैं। अब आधे में आपके पास रिलायंस रिटेल है, ऑयल एंड गैस का कारोबार है, पेटकेम का कारोबार है, मेडिकल का कारोबार है, और दूसरे अन्य निवेश हैं। तो इस हिसाब से ये वैल्यूएशन बहुत सस्ते पड़ रहे हैं। हालांकि हो सकता है कि इन्वेंट्री लॉस वगैरह के कारण से थोड़े से GRM में दिक्कत आए, क्योंकि क्रूड हम सब जानते हैं बहुत प्रॉब्लम में। बट ये सब शॉर्ट टर्म फिनोमेना है। अपने अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो जिस तरीके के बैलेंस शीट है, जिस तरीके की कंपनी की एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज है, उन सब चीज़ों के मद्देनजर मुझे लगता है कि हर गिरावट में इसे एक्यूमुलेट करना चाहिए। इन लेवल्स के आने के बाद भी ये बहुत अट्रैक्टिव स्टॉक है। अगर आप देखो तो 20-22 के PE पे ट्रेड कर रहा है। मुझे नहीं लगता है किसी भी तरीके से ये महंगा। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से लोगों की धारणा थी कि एक ऑयल एंड गैस की कंपनी है या पेटकेम की कंपनी, अब ये धारणा बदली होगी। अब ये माने जियो प्लेटफॉर्म जियो की कंपनी है या रिलायंस रिटेल की कंपनी है, तो वैल्यूएशन की री रेटिंग आने वाले दिनों में बिल्कुल संभव है। मैं समझता हूँ यहाँ बिल्कुल एक्सपोजर रखना चाहिए। कोई गिरावट आती है तो बिल्कुल खरीदारी की जा सकती है। हमारी इसमें बाई की कॉल है। बात है तो देखिए टेक्नोलॉजी बस आपके अब इसको जो हायर PE मल्टीपल्स हैं वो मिलने शुरू होंगे, जिस तरह से फेसबुक और बाकी तमाम देखिए लोगों ने इसमें निवेश किया। आप सोचिए 53,125 करोड़ जुटाना चाहते थे और 84,000 करोड़ रुपीस आए, यानी करीब
30,000 31,000 करोड़ ज्यादा रुपए आते हुए नजर आए हैं। तो और ये पैसा देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज में ही आना चाहता था, ये लाइन लगाकर खड़ा था। तो आप सोचिए किस तरह की डिमांड इस राइट्स इशू को मिली है। लेकिन चार्ट्स देखकर बताइए राजेश सतपुते जी, टारगेट्स क्या हैं आपके RIL के लिए, उसके बाद फिर HDFC की बात करेंगे लाइफ की। हेमंत, RIL डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग पिक है। रेजिस्टेंस जो है, जो हम हमेशा बात करते हैं 1600 और 1620, ये फ्यूचर में इसका पहला टारगेट होगा। टेक्निकली हमने जैसे पहले भी कहा 1750 का टारगेट है, और अगर आप कोई इसे एक साल का वक्त है तो 2000 प्लस, ये टारगेट अभी भी इंटैक्ट है। रही बात स्टॉप लॉस की, 1546 का इसका कल का क्लोज है, 1525 ये इसका स्टॉप लॉस होगा। ओके, तो 1525 का स्टॉप लॉस लगाइए, तेजी का ट्रेड आप बनाए रखें। रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात हुई है तो एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर हमारी तरफ से, जो चैनल आप देख रहे हैं ये नेटवर्क 18 का हिस्सा है और नेटवर्क 18 का स्वामित्व और प्रबंधन RIL के हाथ में है। चलिए कुछ और खबरों पर बढ़ेंगे आगे, लेकिन शुभम अग्रवाल को भी जोड़ लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि आज एक्सपायरी के लिए, वीकली एक्सपायरी से ही, लेकिन क्या लार्ज रेंज रहेगी और इसे किन स्टॉक्स के जरिए ट्रेड करना है। शुभम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हर्षदा जी, गुड मॉर्निंग हेमंत जी। गुड मॉर्निंग। तो अगर निफ्टी बैंक निफ्टी अगर हम देखें तो इस वीकली एक्सपायरी में जो एक स्ट्रॉन्गेस्ट मुझे लगता है कि एक्सपायरी होगा रिटर्न पर्सपेक्टिव से, तो उसमें अभी भी जो ट्रेंड है वो इवन दो कल थोड़ा हमें पुल बैक देखने को मिला, लेकिन अभी भी यहाँ पे ट्रेंड पॉजिटिव है, तो हमें ट्रेंड के साथ ही रहने चाहिए। और मुझे लगता है कि 10,100 से 150 के बीच में एटलीस्ट निफ्टी में एक्सपायरी, और हो सकता है कि 10,200 तक भी एक्सटेंशन देखने को मिल सकता है। और वही बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो 21,000 से 21,200 के आसपास का मुझे लगता है कि एक एक्सपायरी का रेंज बनेगा। और स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि स्टॉक्स में फार्मा में जो पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिला है काफ़ी समय से, वो बना रहेगा। तो मेरा जो एक टॉपिक होगा फार्मा स्पेस में से वो है डॉक्टर रेड्डी। कुछ दिनों से स्टॉक एक साइडवेज मोमेंटम दिखा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि कल का जो माइनर यहाँ पे डेवलपमेंट्स है लॉन्ग साइड पे, उसमें एक अच्छा पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखेगा डॉक्टर रेड्डी में। और ये मीडियम टर्म चार्ट पे एक आउट परफॉर्मर भी रहा है, तो 4100 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन को खरीदने की राय है। 130 का टारगेट होगा, 80 पे स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और दूसरा स्टॉक पिक होगा HCL टेक, जहां पे कल एक माइनर ब्रेकआउट आता हुआ दिखा था, तो मुझे लगता है कि आज उसमें थोड़ा फॉलो बाइंग आता हुआ दिखना चाहिए। तो 580 का कॉल वहां पे हम खरीद के चल सकते हैं। 18 रुपए के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा 9 रुपए का। ठीक बात है, डिफेंसिव सेक्टर्स के ऊपर फोकस है।